नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना लागू करेगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा और समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58% कॉर्पोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने के में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जाएगी। सरकार आंध्र प्रदेश और वहां के किसानों की जीवन रेखा पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के वास्ते विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक
कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र, ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों की पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बजट पेश किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रति सदन में रखी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये बजट समृद्ध और स्वावलंबी विकसित भारत की दिशा में अगला कदम है। श्री सिंह ने रक्षा मंत्रालय को 6,21,940 करोड़ रुपए से अधिक के सर्वाधिक आवंटन के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कुल बजट का 12.9% है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और पोलावरम परियोजना के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय बजट को सभी नागरिकों के सपनों का बजट करार दिया। कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है। उद्योगों ने केंद्रीय बजट 2024-2025 का स्वागत किया। नई दिल्ली में मीडिया से वर्चुअली बात करते हुए फिक्की के अध्यक्ष अनिश शाह ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकासोन्मुख है जो युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने केंद्रीय बजट को सभी बिंदुओं का संतुलित बजट बताया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि ये बजट विकास के अनुरूप है और ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। बजट में पूंजीगत लाभ और ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद शेयर बाजारों में आज काफी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 80,000 पर आ गया, जबकि निफ्टी में 409 अंक की गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड 83 के निचले स्तर पर आ गया। तमिलनाडु सरकार ने सीमावर्ती जिलों में निपा वायरस की निगरानी और जांच बढ़ा दी है। सीमावर्ती जिले नीलगिरी में आज स्क्रीनिंग और निगरानी शुरू हो गया है। केरल से आने वाले पर्यटकों की संक्रमण की जांच की जा रही है। महिला एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। मैच श्रीलंका के डाम्बुला में शाम 7 बजे से शुरू होगा। आज के पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरत से होगा। अंत में मुख्य समाचार फिर एक बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।